नमस्कार। आज हम लोग 2021 के प्रीलिम्स के पेपर के पॉलिटी सेक्शन को देखेंगे। इस पेपर में लगभग 19 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं जो पॉलिटी से आए थे। एक एक करके उनको देखते हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? देखिए, हमारे संविधान में एक तो मौलिक अधिकार हैं, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और उसके बाद मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, तो धन के केंद्रीकरण को लेकर मौलिक अधिकार में तो कोई बात नहीं कही गई, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो सरकार को निर्देश देते हैं कि कैसी नीति बनानी चाहिए, तो उसमें कहा गया है 39 में कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाएंगी कि धन के केंद्रीकरण को रोका जा सके। अगला देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले शायद 19th में था, लेकिन उसके बाद संवैधानिक संशोधन किया गया। इस पर डिबेट भी हुई बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसको हटा दिया गया। अभी वो शायद 300 के आसपास कहीं है। तो अभी वो क्या है, विधिक अधिकार है, पर संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहाँ साफ साफ लिखा भी है। तो विधिक अधिकार है, तो ये दोनों सही हो गए। इन दोनों में से एक है, इन दोनों को हटा सकते हैं। जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो देखिए, यहाँ कॉमन सेंस लगाइए। एनआरआई जब कोई बाहर विदेशी व्यक्ति खरीदता हमारे यहाँ ज़मीन, तो क्या उसको अधिकार नहीं मिलता? विधिक अधिकार तो मिलता है ना, संपत्ति का अधिकार। विधिक अधिकार है, तो आंसर बी हो जाएगा। इस थर्ड देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ओके, तो ये जो लाइन है चारों, ये अगर प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी तो प्रस्तावना की लाइन है ऊपर की। ठीक है, तो उसमें क्या है, और एक डिबेट भी रहती है कि इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट से हमारे यहाँ संविधान पंथनिरपेक्षता जोड़ दी गई, ऐसा कहते थे। हमेशा कहते, डिबेट रहती है। तो पहले नहीं थी, जबकि संविधान उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अपने निर्णय में कि जो पंथनिरपेक्षता है भारतीय संविधान का आधारिक ढांचा है। तो इस आधार पर देखते हैं कि ये दोनों तो हट गए, इन दोनों में से एक होगा, तो आंसर भी हो जाएगा। ये बड़ा ही स्टैटिक है, आप देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट है। पिछले 1-2 साल पहले मैंने क्वेश्चन देखा था कि सीमित सरकार क्या होती है। सीमित सरकार क्या होती है? जो सरकार संविधान से सीमित हो, यानी सरकार की शक्तियाँ जो हैं संविधान से सीमित हो। तो आंसर डी हो जाएगा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती सही से। 6 क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन जो है, हर साल भारत में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में 3 पद्म पुरस्कार हैं, तो उसी पर आधारित है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि गलत क्वेश्चन को हमें पता करना है। तो देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। ये आंसर, एक क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है। सही क्यों है? क्योंकि देखिए, एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि ये उपाधियां हैं, अगर नहीं हैं इनको आगे पीछे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उपाधियां तो हैं, पर इनको आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते। तो ये उपाधियां तो हैं, तो पहला अगर सही है तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, आंसर बी आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 11th नंबर का, शहर का अधिकार। ये देखिए, मैंने नहीं किया था, मुझे समझ ही नहीं आया क्या है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, हमको बुक में नहीं मिलेगा। देखिए, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत, दो तरह की हिरासत होती हैं। ठीक है, और पुलिस हिरासत में क्या होता है कि व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, लेकिन जब न्यायिक हिरासत देता है तो मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि वो क्या बताएगा कि अभी इसको पुलिस हिरासत में जाना चाहिए या फिर जुडिशियल कस्टडी में जाना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो ये कुछ गलत हो गया। ये यहाँ तक सही है कि हिरासत में है, यहाँ तक सही है, मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, लेकिन उसको पुलिस स्टेशन नहीं रखा जाता।
क्योंकि यहाँ उसकी सुरक्षा भी जुड़ जाती है, इसलिए उसको जेल में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ अब गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ठीक है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। ये सही है। पुलिस को न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें उससे पूछताछ करनी है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो ये क्वेश्चन सही है यहाँ से। अब देखते हैं 13वां नंबर का। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल देने से मना नहीं किया जा सकता। देखिए यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया। जब भी कोई जज या मजिस्ट्रेट की बात आए और उस पर कुछ बाउंड्री लगाने की बात करी जाए कि या उस पर ऐसा दिखाने की जाए कि वो कुछ करने से रोक सकता है, तो ऐसा नहीं। जब मजिस्ट्रेट की बात आती है तो वो जो चाहे अधिकतर कर ही सकता है, तो मना नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। जज चाहे तब भी उसे मना कर सकता है, पर्याप्त आधार दिए जाएं तब भी। देखिए आप इसको थोड़ा पढ़िएगा। पैरोल और शायद फैरो करके दो होती हैं। पैरोल होता है कि किसी विशेष काम के लिए पैरोल देनी है तो मजिस्ट्रेट के पास जाता है। ठीक है। सेकंड देखिए, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ये सही है। हर राज्य सरकार के अपने नियम हैं कि आपको कौन कौन से वो दिखाने होंगे कारण जिसमें आप जा सकते हैं। तो अपने अपने अलग अलग नियम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है। ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है आसपास, लेकिन अलग तरह से पूछा गया था। उसमें ये डिबेट में रहता है अधिकतर कि इसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो अभी तक जनजातियों को नहीं मिल पाए हैं, ऐसे करके। तो पढ़ना चाहिए था। ये आंसर इसका डी हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। स्टैटिक है और बाकायदा बुक में दिया भी है साफ साफ। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अधिकार देता है। अच्छा, ठीक है। तो किसका उल्लंघन करता है। देखिए ये मौलिक अधिकार हैं अलग अलग, 28, 32 और 44। देखिए ये 44 तो हो नहीं सकता, ये शायद सेना संबंधित है। और 32 जो होता है वो हमारे लिए जो संवैधानिक हम अपील अपनी अधिकार के लिए संविधान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उससे संबंधित है। और 28वां 25 से 28 तो धार्मिक अधिकार हैं, यानी ये नहीं हो सकते तीनों। आंसर 14 हो जाएगा, समता का अधिकार। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघीय है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित हैं। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका संघीय स्वरूप है। ये सब जैसे ये वाला भी है तो संघीय स्वरूप दर्शाता तो है ही। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, ये भी अधिकार संघीय है दर्शाता है कि। लेकिन हमारी जो पॉलिटी है इसमें ऐसी कौन सी अनिवार्य विशेषता पूछ रहा है कि जो दर्शाती है उसका अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है उसका संघीय स्वरूप संघीय है। देखिए हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीन प्रमुख बॉडी हैं। तो इनके बीच में जो शक्ति हैं अलग अलग बटी हुई हैं। कोई किसी के शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, कोई किसी के। ओके। तो उसी आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर सुरक्षित है तो देखिए आप मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। और संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ऐसा नहीं है, नामित भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल था, मैंने शायद इसमें बी लगाया था और अभी पता नहीं है मुझे। अगला देखते हैं
18वां नंबर का, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका के ऊपर, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ओके। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, देखिए सबसे पहला देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। देखिए पॉलिटी में जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है एडहॉक और एडिशनल जजेस वाला, तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है, तो ये सही है। और पहला वाला। दूसरा देखिए, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। आंसर दोनों सही हैं। देखिए हमारे ऊपर एक तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, नीचे जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करके, तो इसके निर्णय यहाँ जाते हैं पुनर्विलोकन के लिए और इसके निर्णय यहाँ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट को इसलिए कहते हैं ना कि अपील का न्यायालय, कि अपने न्यायालय को भी, अपने निर्देश को भी, अपने निर्णय को भी एक बार पुनर्विलोकन कर सकता है। अगला देखते हैं 19वां नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। देखिए केवल एक ही नागरिकता है, ये तो सही है। हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में 2 नागरिकता होती हैं, स्टेट की अलग और देश की अलग, और एक ही अधिवास है। इस पर अभी देखते हैं। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये गलत है, पूरा एब्सोल्यूट गलत है। देखिए अमेरिका में ऐसा है कि जो वहाँ जन्म से होता है, जिसका जन्म अमेरिका में, वही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा। पहला वाला सही है, तो थर्ड देखना ही पड़ेगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया, ये गलत है। आप संविधान जब पढ़ेंगे और पॉलिटी किताब पढ़ेंगे तो वहाँ भी साफ साफ है कि आपसे नागरिकता ले ली जा सकती है, उसके कुछ कारण दिए गए हैं, तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? ठीक है, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका सर्वोत्तम हो पूछा है, यानी कि सुनिश्चित तो करती है न्यायपालिका, लेकिन सर्वोत्तम का पता नहीं। शक्तियों का केंद्रीकरण निर्वाचित सरकार ये भी करती है, शक्तियों का पृथक्करण ये भी करती है। तो लेकिन पूछा है कि सर्वोत्तम कौन करता है, तो सर्वोत्तम के लिए जो आंसर है वो डी ही होगा, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए न्यायपालिका प्रतिबद्ध है, उसके पास शक्तियाँ, ये भी तो होना चाहिए कि प्रतिबद्ध क्या मतलब, उसके पास शक्तियाँ हैं या नहीं हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण ये तो है ही नहीं। निर्वाचित सरकार ये सही है, निर्वाचित सरकार भी है ना, वो भी कर सकती है, हमारे ऊपर जो हमारी शक्तियाँ हैं, हमारे जो अधिकार हैं उनको सुरक्षा हो सकती है। अगला देखते हैं 27, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो एक एक टॉपिक है कि जहाँ पर संविधानों की तुलना की जाती है हमारे यहाँ, और तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। हाँ ये सही है। क्यों ये सही है? क्यों? हम जानते हैं कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ का संविधान लिखता जा रहा है बार बार, जैसे जैसे वहाँ के निर्णय आते हैं या जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये यहाँ पर सही है। अगली हमारी संसद ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार छीन ले, नहीं छीन सकती। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ठीक है, संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, ये भी सही है। अगला देखते हैं, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं कर पाया था, पता भी नहीं था मुझे कहाँ से आया।
वैसे है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस है। संविधान का निर्माण पढ़िएगा, उसके बाद की परिस्थितियाँ वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना होगा तो इसलिए छोड़ देते हैं अधिकतर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन शायद 2018 में पूछा गया था, इस साल रिपीट हो गया। और ये शायद वो केस था ना, पुट्टा स्वामी बात, शायद उससे पूछा गया था। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, सिंपल है। आप देखते हैं 30th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से। शायद ये मेरा गलत हो गया था, इसका आंसर तो देखते हैं अभी। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी एक लोकसभा चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना। ये गलत है, ऐसा नहीं होता, उपचुनाव खर्च नहीं उठाना होगा। तो ये दोनों गलत हो गए। तो इसका आंसर शायद इन दोनों में से एक होगा, ए या बी में से, अब मुझे जानकारी नहीं है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे शायद अभी हैं, अच्छा एक तो है, क्या है, अच्छा ये तो हिस्ट्री के हैं। ओके, तो इतना ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अब एक लास्ट में रिमार्क क्या क्या मुझे लगा, पहली बात तो इसका ट्रेंड क्या था, और दूसरी चीज़ पेपर की स्थिति क्या थी, कठिन था या गलत था, और थर्ड चीज़ जो है कि क्या क्या सोर्सेज अगर पढ़े होते तो पेपर का हम अधिकतर पार्ट कर पाते हैं। नंबर 1, ट्रेंड की बात करते हैं। देखिए, ट्रेंड एकदम सिंपल है। अब यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछने लगी है डेप्थ में जाके, और मेन चीज़ होती है ना कि स्टैटिक जो है उसका कोई अगर कानून है या कोई मौलिक अधिकार है, कुछ भी है, तो उसका बीच में उसकी भावना को पूछने की कोशिश की जाती है कि सरकार अगर सीमित सरकार है, इस तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं। तो ये इसके लिए आप हिंदी मीडियम के हैं तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ ये पढ़ी जा सकती है डीडी बसु, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसको। और सेकंड बात करें, ट्रेंड हो गया जब, तो पेपर कैसा था। ये पेपर में देखिए 19 क्वेश्चन लगभग थे, जिसमें से 2-3 तो मुझे अटपटे लगे और जो मेरे गलत भी हो गए, एक मैंने छोड़ दिया था। और अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है सही से और लक्ष्मीकांत सही से पढ़ी है, तो मुझे लगता है आप आराम से 13 क्वेश्चन तो कर ही जाएंगे। इसमें बनते हैं लगभग 26 नंबर, ये माइनस हटा के बोल रहा हूँ। तो ये किए जा सकते थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। और लास्ट में सोर्सेस देखिए, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छी बुक है। और उसके साथ अब ऐसे क्वेश्चन जब आने लगे हैं तो उसके साथ आप डीडी बसु जरूर पढ़िए, दुर्गा दत्त शायद उनका नाम है, डीडी बसु को जरूर पढ़िए। ये बुक, ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एनसीईआरटी चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहें तो ना पढ़ें, छोड़ी भी जा सकती है। तो इतना ही कहना था। और ये 2021 के पेपर हैं, अगला जो होगा वो इकोनॉमी का होगा। इकोनॉमी मेरी फेवरेट है, तो आगे हम देखते हैं।